8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ II का 96 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में और बाकी उन कंट्रीज में जिन्हें ब्रिटिश क्राउन ने कॉलोनाइज किया था, उनके लिए भी क्वीन का जाना बहुत मायने रखता है, क्योंकि ब्रिटिश राज ने जो लेगेसी छोड़ी है वो तो आप और हम कभी नहीं भूल सकते ना। इसीलिए आज इस पॉडकास्ट में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किस तरीके से लोगों ने लिखा था, शायरों ने लिखा था, और एक बहुत ही तवील नज्म आपको सुनाने वाली हूँ। Hey there, you're listening to The Quint. द क्विंट पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। अपनी लाइफ टाइम में पहली बार किसी रॉयल्टी का गुजरना हम देख रहे हैं। वैसे तो इनसे पहले भी रॉयल्टीज का इंतकाल हुआ है, लेकिन मलका का जाना यूं भी बड़ी बात है, बिकॉज शी वॉज द लॉन्गेस्ट रेनिंग ब्रिटिश मॉनर्क एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट मॉनर्क ऑफ ऑल टाइम। उनसे पहले और तख्त पे सबसे लंबा टिकने वाले थे लुइस द 15th ऑफ फ्रांस, जिनकी 5 साल की उम्र में ताजपोशी कर दी गई थी। खैर, क्वीन एलिजाबेथ के जाने पर उनकी बादशाहत क्या मायने रखती थी, उनकी रियासत क्या महसूस कर रही है, वो सब देखने को मिल रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बादशाहत की बात करें। बादशाहत का मतलब है किंगडम, रियासत, रेल्म ऑफ एन एम्परर। बादशाह खुदा के लिए इस्तेमाल होता है और रईसी के लिए भी आपको ये लफ्ज उर्दू शायरी में इस्तेमाल होता हुआ मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे नुमान शौक की गजल से ये 3 अशार मैं आपको सुनाऊंगी। वो लिखते हैं, जाने किस उम्मीद पे छोड़ आए थे घर बार लोग, जाने किस उम्मीद पे छोड़ आए थे घर बार लोग, नफरतों की शाम याद आए पुराने यार लोग। वो तो कहिए आपकी खुशबू ने पहचाना मुझे, इत्र कहकर जाने क्या क्या बेचते अत्तार लोग। और इस गजल का आखिरी शेर है, बादशाहत हो न हो लेकिन भरम कायम रहे, हर घड़ी घेरे हुए बैठे रहें 2-4 लोग। आपकी बादशाहत आपके जहन से शुरू होती है। आप चाहें तो वही बन सकते हैं जो आप खुद को माने, पूरे यकीन से, फिर दुनिया की ऐसी की तैसी। Now coming back to क्वीन एलिजाबेथ, इंडिया में जब ब्रिटिश राज था तब क्वीन एलिजाबेथ राज नहीं कर रही थी। उनके वालिद जॉर्ज द 6th एम्परर ऑफ इंडिया बने हुए थे। किंग जॉर्ज द 6th के इंतकाल पर 1952 में एलिजाबेथ मलका बनी थी। तो आज पॉडकास्ट में जिस बादशाहत की हम बात करेंगे वो ब्रिटिश राज के जेरे साया जो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में आकर बसी और धीरे धीरे खून खराबा और लूट मचाकर 1947 में चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी वो पहला कदम था जो ब्रिटिश हुकूमत ने इंडिया में रखा था। और अब आपको एक तवील नज्म के बीच बीच में से मैं हिस्से सुनाऊंगी। ये जो नज्म है इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों से खिताब, एड्रेस टू द एयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये नज्म लिखी है जोश मलिहाबादी ने, और उन्होंने ये नज्म क्यों लिखी उसकी वजह भी बताई है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम है यादों की बारात। जोश उसमें लिखते हैं कि 1939 में उन्होंने रेडियो पर लखनऊ के ब्रिटिश गवर्नर की एक स्पीच सुनी थी, जिसमें वो जर्मनी, जापान और इटली की एक्सिस पास के खिलाफ जो अलायंस थी उसे ज्वाइन करने के लिए इंडियन से अपील कर रहे थे, हिंदुस्तानियों से रिक्वेस्ट कर रहे थे। और इंडियन से ये रिक्वेस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अलायंस को ज्वाइन करना एक वाहिद तरीका है टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम दैट बार्बेरियन हिटलर। जोश ने उस किताब में बताया कि ये रेडियो स्पीच सुनने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सिर्फ 15 मिनट में नज्म लिखी है। गुस्सा अंग्रेजों की हिपोक्रेसी पर आया। अंग्रेज हिंदुस्तान में तो ह्यूमन राइट्स की ऐसी की तैसी कर रहे थे, और जर्मनी में जो खून खराबा हिटलर कर रहा था उस पर ह्यूमैनिटी को बचाने का ख्याल अंग्रेजों को जब आया तो बात कुछ हजम नहीं हुई। खैर, बरतानिया की बादशाहत के खिलाफ जोश की नज्म अब मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ। काफी लंबी है ये पोम, इसीलिए बीच बीच में से इसे पढ़ूंगी, ठीक है। जोश लिखते हैं, किस जबान से कह रहे हो आज तुम सौदागरों, दहर में इंसानियत के नाम को ऊंचा करो। तंज है अंग्रेजों पर जोश का कि ऐ सौदागरों, ऐ ट्रेडर्स, तुम दहर में यानी दुनिया में इंसानियत का नाम ऊंचा करने की बात किस जबान से कर रहे हो? क्या मुंह है तुम्हारा ये कहने के लिए कि जबकि उसी इंसानियत के चिथड़े तुमने हिंदुस्तान में उड़ाए हुए हैं, अब तुम्हें ह्यूमन राइट्स की बात आ रही है, ह्यूमैनिटी की बात याद आ रही है? आगे लिखते हैं, हाथ है हिटलर का रख्शे खुद सरी की बाग पर, हाथ है हिटलर का रख्शे खुद सरी की बाग पर,
बाग यानी वो रस्सी जो घोड़े की लगाम पे बांधी जाती है, बागडोर जिसे कहते हैं, ये वो वाली बाग है, यानी द पावर टू कंट्रोल। तो शायर लिखता है कि हाथ है हिटलर का रख्शे खुदसरी की बाग पर। खुदसरी यानी जिद्दीपन, एरोगेंस। बाग का मतलब अभी आपको बताया है, रस्सी होती है जिससे कंट्रोल किया जाता है जानवर को। रख्श एक घोड़ा है। पर्शियन माइथोलॉजी में शाहनामे एक एपिक पोएम है। शाहनामे का मतलब है बुक ऑफ किंग्स। ये पोएम दुनिया की सबसे लंबी पोएम्स में एक है। तकरीबन 1000 साल पहले इसे पर्शियन पोएट फिरदौसी ने लिखा था। इसमें एक हिस्सा है जिसमें रुस्तम और सोहराब की कहानी है, और रख्श रुस्तम का घोड़ा होता है। रुस्तम सोहराब अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें रख्श जो घोड़ा है उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि उसका जो ऊपरी हिस्सा है यानी कंधे और सीना बिल्कुल शेर जैसा होता है, और ताकत में वो एक हाथी के बराबर है। नाउ कमिंग बैक टू आवर नज्म और जोश की इस लाइन को अब दोबारा से अच्छे से हम समझ के पढ़ते हैं। हाथ है हिटलर का रख्शे खुदसरी की बाग पर, कि हिटलर ने खुदसरी के ताकतवर घोड़े की बाग को कस के पकड़ रखा है, और उसकी खुदसरी और उसका जुल्म और जोम ऐसा है कि वो बस अपनी धुन में अपनी मनमानी करता जा रहा है। और इसके आगे की लाइन है कि तेग का पानी छिड़क दो जर्मनी की आग पर। तेग यानी तलवार। हाथ है हिटलर का रख्शे खुदसरी की बाग पर, तेग का पानी छिड़क दो जर्मनी की आग पर। सख्त हैरान हूं कि महफिल में तुम्हारी और ये जिक्र, नौ इंसानी के मुस्तकबिल की अब करते हो फिक्र। शायर इसमें अपनी हैरानी जाहिर कर रहा है कि अंग्रेजों, तुम्हारे मुंह से ना ये बातें मुझे बहुत ही हैरान करती हैं कि नौ इंसानी यानी ह्यूमन स्पीशीज के मुस्तकबिल की तुम फिक्र कर रहे हो। तुमने भी तो हमारे मुल्क में जुल्म ढाने की हदें पार कर दी हैं, येट यू प्रीच व्हाट यू डोंट डू। जब यहाँ आए थे तुम सौदागरी के वास्ते, नौ इंसानी के मुस्तकबिल से क्या वाकिफ न थे? हिंदियों के जिस्म में क्या रूह आजादी न थी? सच बताओ क्या वो इंसानों की आबादी न थी? अपने जुल्मे बेनिहायत का फसाना याद है? कंपनी का फिर वो दौरे मुजरिमाना याद है? लूटते फिरते थे जब तुम कारवां दर कारवां, सर बराहना फिर रही थी दौलते हिंदोस्तां। दस्तकारों के अंगूठे काटते फिरते थे तुम, सर्द लाशों से घड़ों को पाटते फिरते थे तुम। सनते हिंदोस्तां पर मौत थी छाई हुई, मौत भी कैसी तुम्हारे हाथ की लाई हुई। आगे लिखते हैं, क्या अवध की बेगमों का भी सताना याद है? याद है झांसी की रानी का जमाना याद है? हिजरते सुल्तान दिल्ली का समा भी याद है? शेर दिल टीपू की खूनी दास्तां भी याद है? फिर जो जो सानेहा अंग्रेजों के हाथों हिंदुस्तानी अवाम पर गुजरा वो सब जोश गिनवाते हैं, और उसके बाद लिखते हैं, सच कहो क्या हाफजे में है वो जुल्मे बेपनाह? हाफजा यानी मेमोरी। सच कहो क्या हाफजे में है वो जुल्मे बेपनाह? आज तक रंगून में एक कब्र है जिसकी गवाह। जहन में होगा ये ताजा हिंदियों का दाग भी, याद तो होगा तुम्हें जलियां वाला बाग भी। पूछ लो इससे तुम्हारा नाम क्यों ताबिंदा है? ताबिंदा यानी चमकदार। तो शायर अंग्रेजों से ही कह रहा है कि पूछो कि तुम्हारा नाम रंगून और जलियांवाला बाग से क्यों जुड़ा हुआ है, क्यों तुम्हारा नाम इतने प्रोमिनेंस के साथ चमकता है जब भी इन हादसों की बात करते हैं। सो आस्क व्हाई इज दैट सो? पूछ लो इससे तुम्हारा नाम क्यों ताबिंदा है? डायरे गुर्गे दहन नालूद अब भी जिंदा है। जनरल डायर को शायर याद करता है। डायरे गुर्गे दहन आलूद, तोड़ के समझते हैं। गुर्ग यानी भेड़िया, दहन का मतलब है माउथ, आलूद मीन्स पोल्यूटेड। आलूदगी पर एक एपिसोड भी किया था पोल्यूशन के ऊपर, तो आलूदगी के बारे में और तफसील से समझना चाहते हैं तो उर्दू नामा का वो एपिसोड जरूर सुनिएगा। खैर, शायर उन हादसों ही को याद करते हुए कहता है कि वो इवेंट्स जनरल डायर के मुंह से निकले फरमान के कॉन्सिक्वेंस थे। मानो ऐसे जैसे कि भेड़िए के मुंह से कटे हुए जख्म इन्फेक्ट हो गए हों और आज तक इन्फेक्टेड हैं। उन हादसों की टीस अब भी उठ उठ के होती रहती है। चलें थोड़ा और पहले से ये
सारे अशार पढ़ती हूँ। जहन में होगा ये ताज़ा हिंदियों का दाग भी, याद तो होगा तुम्हें जलियां वाला बाग भी। पूछ लो इससे तुम्हारा नाम क्यों ताबिंदा है, डायरे गुर्गे दहन आलूद अब भी जिंदा है। वो भगत सिंह अब भी जिसके गम में दिल नाशाद है, उसकी गर्दन में जो डाला था वो फंदा याद है। अहले आजादी रहा करते थे किस हंजार से, हंजार यानी तरीका, शैली, रास्ता। अहले आजादी रहा करते थे किस हंजार से, पूछ लो ये कैद खानों के दरो दीवार से। अब भी है महफूज जिस पर तन तना सरकार का, तन तना यानी घमंड, एरोगेंस। अब भी है महफूज जिस पर तन तना सरकार का, आज भी गूंजी हुई है जिनमें कोड़ों की सदा। आज कश्ती अमन के अमवाज पर खेते हो क्यों, सख्त हैरान हूं कि अब तुम दर से हक देते हो क्यों। जोश आखिर में लिखते हैं, खैर ऐ सौदागरों अब है तो बस इस बात में, वक्त के फरमान के आगे झुका दो गर्दने। एक कहानी वक्त लिखेगा नए मजमून की, जिसकी सुर्खी को जरूरत है तुम्हारे खून की। वक्त का फरमान अपना रुख बदल सकता नहीं, मौत टल सकती है अब फरमान टल सकता नहीं। जोश की इस नज्म को स्कूल से पढ़ती आ रही हूँ, जब भी पढ़ती हूँ नई सी लगती है, तो सोचा क्यों ना आज आपके साथ ये शेयर किया जाए। तो बादशाहत यानी ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ जोश जैसे बहुत सारे शोरा हैं जिन्होंने लिखा है, खास करके एम्परर ऑफ इंडिया जॉर्ज VI के रजीम के खिलाफ उर्दू में मिर्जा गालिब ने लिखा है। उनके शागिर्द अल्ताफ हुसैन हाली इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन देने वाले हजरत मोहानी ने लिखा है। ब्रिज नारायण चकबस्त, अल्लामा इकबाल और बिस्मिल अजीमाबादी के अशार जबान पर फौरन आ जाते हैं जब भी ब्रिटिश राज के खिलाफ जो पोएट्री लिखी गई उसके बारे में हम सोचते हैं। जब भी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तब इन सभी पोएट्स के जो लिखे हुए कलाम है वो याद आ जाते हैं। और सबसे पहले अजीमाबादी का जो शेर है वो जबान पर आता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बादशाह एक ही है और वो है खुदा, लेकिन जमीन पर बादशाहत बैरूनी हो या अंदरूनी हो, अगर ऑपरेशन उसका मिजाज है तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। और आवाज क्या है उस पर भी उर्दू नामा का एक एपिसोड है। फिलहाल ये बात याद रखिएगा कि किसी पे किसी की बादशाहत जायज नहीं अलावा खुदा के। लेकिन एक और चीज आपको याद रखनी है, एक नहीं 3 चीजें याद रखनी है इसके अलावा। वो ये कि बहुत सारे एक्साइटिंग पॉडकास्ट्स क्विंट पर अब आप सुनने वाले हैं, तो क्विंट की वेबसाइट आप फॉलो करते रहिए। प्रतीक गांधी को अगर आपने देखा था मॉडर्न लव मुंबई और स्कैम 1992 में, तो उनका एक इंटरव्यू भी होने वाला है। एंड उर्दू नामा के अगले एपिसोड में देवानंद को हम ट्रिब्यूट देने वाले हैं 24 सितंबर, तो जरूर सुनिएगा वो एपिसोड भी। फिलहाल अपना ख्याल रखें, अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे। खुदा हाफिज।